झज्जर जिले में बदमाशों का खौफ इस कदर कायम है कि राह चलते को कब गोली लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि झज्जर जिले में घटित हुई हत्या की 2 वारदातें कह रही हैं। झज्जर में अपराधियों के हौसले बुलंद। 24 घंटे में हत्या की 2 वारदातें। दोनों हत्याओं से दहला पूरा झज्जर जिला। 2 लोगों पर दागी 60 से भी ज्यादा गोलियां। पिछले 24 घंटे में हत्या की 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस मस्त है और अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देने में मस्त है। झज्जर जिले में रात के अंधेरे में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक झज्जर में नौकरी करता था और रोज रात को गांव लौट जाता था, लेकिन ये रात रोहित की जिंदगी की आखिरी रात बन गई, क्योंकि मैकेनिक का काम करने वाला रोहित अपने गैराज से तो निकल गया, लेकिन रास्ते में उसका सामना ऐसे बदमाशों से हुआ जिन्होंने उसे कई गोलियां दाग दी। हमारे को इतना मिली थी कि रोहित नाम का लड़का है जो गांव लोहट का रहने वाला है, जिन पेंटिंग का काम करता है झज्जर, और इसकी हत्या कर दी गई है। अभी मौके पे आए हैं, इसमें काफ़ी राउंड इसको गोलियों पे लगे हैं। तो लूटपाट का तो ये अभी लग नहीं रहा, रंजिशन लग रहा है। तो परिवार वालों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी बात तो सामने नहीं आई है रंजिश की, और इसका सामान भी इंटैक्ट है, फ़ोन भी इंटैक्ट है, तो यानी कि लूटपाट का तो मामला नहीं है। तो सिंपल रंजिशन हत्या है जो इतनी गोलियां मारी गई हैं। अंदाज़ा जो अभी हमने चेक करा है 30 से 35 राउंड फायर हुए हैं। अब लगने का तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। गांव लोहट की इस घटना को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि कुछ बदमाशों ने नूना माजरा दाबोदा के पूर्व सरपंच पर फायरिंग कर दी। नूना माजरा दाबोदा के पूर्व सरपंच गुल्लर किसी काम के सिलसिले में घर के बाहर निकले थे, लेकिन एक पेट्रोल पंप के पास कुछ बदमाशों ने पूर्व सरपंच पर गोलियां दाग दी और पूर्व सरपंच ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुराने सरपंच थे गुलर, जो नूना माजरा के सरपंच थे, और उनके ऊपर आज ये अटैक हुआ। यहाँ पे 3-4 आदमी बैठे थे, तो गाड़ी में 4-5 बदमाश आए, उन्होंने फायरिंग करी है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी मौके की तफ्तीश जारी है। बैठे हुए थे उनके कोई कज़न आए हुए थे, 2-3 उनके साथ बैठे हुए थे, उसको आप देखें। तभी एक ग्रे कलर की गाड़ी बता रहे हैं, उसमें आए हैं 4-5 बदमाश, उन्होंने फायरिंग काउंट कर रहे हैं। काफ़ी गोलियाँ चली हुई है इसमें, अलग अलग नस्लों। हत्या की दोनों वारदात को एक ही जिले में 24 घंटे के अंदर अंजाम दिया गया है। लोहट गांव में हुई फायरिंग में रोहित पर करीबन 30 से 35 गोलियां चलाई गई। घटना के दौरान रोहित को संभलने का भी मौका नहीं मिला। रोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नूना माजरा दाबोदा में हुई घटना भी अमूमन एक जैसी थी। बदमाशों ने पूर्व सरपंच पर 30 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। अब इन दोनों ही वारदातों के पीछे अपराधियों की लूट मंशा तो नहीं नजर आ रही, लेकिन परिजनों ने आपसी रंजिश की आशंका जरूर जताई है। हरियाणा का झज्जर जिला जो 24 घंटे में 2 हत्या की वारदातों से दहल उठा। एक हत्या रात के अंधेरे में की गई तो दूसरी हत्या दिन के उजाले में की गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन हत्या की वारदातों में शामिल आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। गुरुग्राम में रेड क्रॉस के सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगे हैं और इन आरोपों को लगाने वाली रेड क्रॉस में ही काम करने वाली युवती है। युवती का आरोप है कि सेक्रेटरी श्याम सुंदर उसे अश्लील मैसेज भेजकर तंग कर रहा था। 15 अगस्त को जहां रेड क्रॉस की सेक्रेटरी श्याम सुंदर को हरियाणा के गवर्नर सम्मानित कर रहे थे, तो उससे ठीक 3 दिन पहले 12 अगस्त को रेड क्रॉस में काम कर चुकी महिला रेड क्रॉस के सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगा रही थी। एक तरफ सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप, तो दूसरी तरफ सेक्रेटरी को मिलने वाला राजकीय सम्मान। अब युवती के लगे आरोपों के बाद सबके मन में यही सवाल है कि बेटियों को सताने वाले को भला राजकीय सम्मान क्यों दिया जा रहा है। उसके बाद वो 2-4 दिनों के बाद मुझे अश्लील मैसेज करने लगे। उन्होंने मेरे से कहा कि अपनी फ़ोटो दे दो आई कार्ड के लिए। जब मैंने आई कार्ड के लिए फ़ोटो भेजी तो उन्होंने मुझे बहुत घटिया बात बोली कि ऐसी फ़ोटो नहीं, वो फ़ोटो चाहिए जो किसी ने नहीं देखी। वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे एक लड़की से, रेड क्रॉस की लड़की से बुलाया और अपने ऑफिस में वीडियो बनाने के लिए बात कही कि वीडियो बनाओ और उस वीडियो को
वायरल करना है एक प्लाज्मा डोनेट के लिए। मैंने कहा सर मुझे कोविड नहीं हुआ है, मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी। फिर के उसके बावजूद उन्होंने मुझे मतलब गलत तरीके से छुआ और मुझे धमकाया और जान से मारने की पिस्टल दिखाई मुझे, बोला ये मेरे पास पिस्टल है जो मुझे दे रखी है गवर्नमेंट ने, और ये तुझे कहाँ से आई कहाँ गई तुझे पता नहीं चलेगा। पीड़िता के मुताबिक कोरोना काल में गुरुग्राम रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी श्याम सुंदर ने उसे नौकरी पर रखा और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी पर महिला के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज कर उसे डिलीट करने की धमकी देने के आरोप लगे। कागज को लेते हुए समझाते हुए कहा ये वाइट पेपर है, एक कोने पे डीसी और एक कोने पे सीएम और दोनों कोने पे श्याम सुंदर। अगर मेरी बात मानोगी तो गुड़गांव में राज्य करोगी, मैं जैसे बताऊंगा वैसे रहोगी। बादशाहपुर में मेरा फ्लैट है वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तुम्हें हर तरीके से अच्छे से रखूंगा। और ऐसी बातों को कहते हुए ये बात मान ले, अपने बयानों को बदल दे और ये मैसेजेस जो हैं उनको डिलीट कर दे, नहीं तो मैं तेरे साथ जो करूंगा तूने कभी नहीं सोचा। सीएम तक मेरी पहुंच है और सीएम का दफ्तर है, ये मत सोचना ये रेड क्रॉस का ऑफिस है। और मैंने जो कह दिया ना वो जज मना करेगी, ना डीसी मना करेगा, ना सीएम मना करेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी में कई पदों पर काम कर चुकी उर्मिला राइस ने बताया कि सेक्रेटरी श्याम सुंदर जहां भी रहे वहां विवादों में रहे, उनकी मंशा महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है। जहाँ भी रहे हमेशा विवादों में रहे हैं, भिवानी में विवादों में थे, फिर यमुना नगर में विवादों में रहे, फिर यहाँ आए तो मैं वर्किंग हॉस्टल देखती थी, तो यहाँ तो लड़कियों महिलाओं के प्रति उनकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और यहाँ भी विवादों में रहे, यहाँ तक कि लड़कियों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। आरोपी श्याम सुंदर ने अपनी जमानत अर्जी लगाई थी जो कि गुरुग्राम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि खबर के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। जुहू से ऐसा फ्रॉड का मामला सामने आया है जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। एक युवक जिसने बैंक के फर्जी कागजातों का सहारा लेकर फोन नंबर को फर्जी तरीके से अपडेट कराया और सुमन लता बंसल नाम की एक महिला के खाते से 16 लाख से भी ज्यादा रुपयों की रकम निकाल ली। नूह में एक व्यक्ति ने कमाई का ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि किसी को भी उस व्यक्ति के इस कारनामे की खबर नहीं लगी। व्यक्ति बड़ी ही आसानी से एक महिला के बैंक खाते से पैसे निकालता रहा, लेकिन उसकी बेईमानी से होने वाली कमाई का जरिया उस वक्त रुक गया जब अकाउंट मालिक को इस बात की खबर लगी कि उनके खाते से 16.37 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने 16 दिसंबर 2020 को पलवल पुलिस को दी। बंसल है पलवल में जो रहती है, उसने एक मुकदमा दर्ज कराया था पलवल थाना के अंदर, भाई मेरे साथ ठगी फ्रॉड कर लिया गया है और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसका नाम आशीष तायल है। उसी संबंध में पलवल पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने उसकी जांच कर रहे थे और काफ़ी जांच करने के बाद उसका कोई पता आता नहीं चला और उसके बाद तफ्तीश हमारे पास ट्रांसफ़र हो गई थी। हमारी नूह CIA टीम तफ्तीश करी थी। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी करीबन 8 महीने बाद हुई। 8/2021 को गुप्त सूचना के आधार पर अमित कुमार इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि आशीष तायल फरीदाबाद के अंदर आया हुआ है, जिसको उसने अमित कुमार इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया है और 16,37,000 रुपये के जिस मोबाइल के द्वारा जिस प्रकार वो ठगी फ्रॉड करता था और बैंकों में पैसे डलवा लेता था और ठगी फ्रॉड करता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है और इसके अलावा उससे और पता किया जा रहा है कि उसने और कहाँ अपराध किए हुए हैं और क्या क्या ठगी की हुई है। आरोपी आशीष तायल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस आशीष से इस बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस की कोशिश ये भी रहेगी कि आरोपी को ज्यादा से ज्यादा दिन तक रिमांड पर लिया जा सके। आरोपी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, वक्त रहते अकाउंट मालिक को पता नहीं चलता तो शायद इस घटना का कभी खुलासा नहीं हो पाता। अब देखना ये होगा कि इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस लोगों को कैसे जागरूक करेगी।
अंधविश्वास के चलते भिवानी में अपनी ही 1.5 माह की बच्ची को मौत के घाट उतारने वाली हत्यारी मां पुलिस गिरफ्त में पहुंच चुकी है। पुलिस फिलहाल तांत्रिक की तलाश में है। हाल ही में भिवानी में 1.5 महीने की बच्ची की मौत तो आपको याद ही होगी। एक मां ने अंधविश्वास के चलते अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक इस युवती को एक तांत्रिक ने कहा था कि 1 साल बाद उसके पति की मौत हो जाएगी। युवती पति की मौत के बाद अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन तांत्रिक की भविष्यवाणी गलत साबित हुई और इस कलयुगी मां ने अपने प्रेमी से शादी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी 1.5 महीने की बच्ची को ही मार दिया। 18 तारीख को सुबह करीब 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम भिवानी से सूचना प्राप्त हुई थी। अंबेडकर कॉलोनी भिवानी में 1.5 माह की बच्ची की हत्या की गई। सूचना पाकर मौका पर पहुंचा। मौका पर मृतका का पिता मोहन हाजिर मिला, जिसने अपना बयान अंकित कराया कि मेरी पत्नी वैशाली द्वारा मेरी 1.5 माह की बच्ची जिया को गला दबाकर हत्या की है। वैशाली को नियम अनुसार गिरफ्तार किया गया। अंधविश्वास में अंधी होकर हत्यारी बनी मां को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन तक इस हत्यारी मां को अपने किए पर ना तो गम था और ना अफसोस, पर अब जब जेल दिखी तो दुख भी दिखा और पत्थर दिल मां की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने मेरी बच्ची को मारा, इस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया गया। अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। तो क्यों मारा था, कारण क्या? बस गुस्से में आके कर दिया मैंने ये कि मैंने गलत किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना को घरेलू कलह के चलते अंजाम दिया गया। 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में भी एक तांत्रिक ने वैशाली को हत्यारी मां बनाकर जेल भेज दिया। अब ऐसे में जरूरत है कि समाज, पुलिस सिस्टम और सरकार ऐसे तांत्रिकों पर रोक लगाए ताकि भविष्य में ये किसी के जीवन या परिवार से खिलवाड़ न कर पाएं। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक किसान बरनाला का रहने वाला था और काफी लंबे समय से किसान आंदोलन का हिस्सा था। किसान आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले एक किसान की टीकरी बॉर्डर पर मौत हो गई। किसान की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। किसान को एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान किसान की मौत हुई। एक संघर्षी योद्धा था करनैल सिंह, वो जिस दिन अपना संघर्ष चलिया वही इतने डटिया होया था। वो परसों रात को ढीला हो गया, बीमार हो गया। वो बीमार हो गया, एडमिट करवा दिया। जो एडमिट करवाया उसके बाद उसे इलाज होंदा सीगा, ठीक इलाज सही हो रहा सीगा, पर उसकी मौत हो। सरकार से साड़ी मांग है भी जे किसान है ये अपने जो बनते हक्की मंगा काले कानून रद्द करवाना है। किसी एक मंग को लेके नहीं आई, पर वो किसान को जड़ा आया सीगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक भी मरला जमीन नहीं सीगी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक किसान का नाम करनैल सिंह है। किसान पंजाब के बरनाला का रहने वाला था और पिछले लंबे समय से टीकरी बॉर्डर में किसानों के आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। तो वहीं किसान की मौत के बाद किसान के साथियों ने सरकार से मृतक किसान का कर्ज माफ करने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। इससे पहले भी आंदोलन में शामिल कई किसानों की मौत हो चुकी है। आंदोलन में शामिल करीब 500 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सरकार और किसान के बीच थमा बातचीत का दौर कब शुरू होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों के बीच की चुप्पी में कई किसान आंदोलन में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार और किसान के बीच थमा बातचीत का दौर कब शुरू होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस चुप्पी में कई किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने वाले करनाल शहर में सीवरेज सिस्टम और पानी की निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों ने इस परेशानी के चलते सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये सड़कें और ये गलियां यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और वजह है सीवरेज का वो पानी जिसकी निकासी नहीं हो पा रही। अब स्थिति ये है कि एक तरफ सीवरेज का पानी है और दूसरी तरफ पानी निकासी ना होने की वजह से गलियां दलदल में तब्दील हो गई हैं। स्मार्ट सिटी करनाल के कॉलोनी निवासियों में सीवरेज सिस्टम और पानी की निकासी बहाल ना होने के चलते अब नाराजगी है।
थोड़ी सी बरसात होते ही गलियों में सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और जल भराव की समस्या बन जाती है। हल्की बूंदाबांदी क्या हुई, टूटी सड़क पर ऐसे पानी जमा हो गया जैसे जमकर बरसात हुई हो। इन हालातों को देख लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कॉलोनी के सभी लोग सड़कों पर आ गए और जाम लगा दिया। देखिए फ्लाईओवर पर ये जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पार्षद के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, कहीं भी पानी निकलने का कोई भी निकासी नहीं है। पीछे 2-3 घर भी गिर चुके हैं। तो आज जाम क्यों लगाया आपने? जाम इसी कारण से लगाया। हमने हर एमसी पे हर जगह चले गए, मेयर पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी हम तो आज जोड़ के यही है, हमारे तो आते तो मर लिए, सारे मर जाएंगे, पता नहीं जब भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे। आपस में पड़ोसी भी लड़ मर लिए। रोज हम थाने में खड़े रहे। क्यों? सर, मैंने एक बाल्टी पानी फेंक देवा है, मैं इसके साथ लड़ू या मेरे साथ रिश्तेदार आते हैं अगर सुख दुख होता है। तो सुना आपने किस तरह ये लोग अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं। जब पुलिस को जाम की सूचना मिली तो पुलिस ने जल्द समाधान का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। हमारे पास कॉल आई थी, भैया उन्होंने जाम लगा दिया, इन्होंने जाम खोल दिया है, यह बात सरकार तक पहुंच गई है और उनकी कार्रवाई। तो पानी निकासी को लेकर परेशान है बहुत ज्यादा। पानी की निकासी के लिए जाम लगाया था। जाम लगा दिया, खुल गया। रिक्वेस्ट करने से न जाम खुल गया। महावीर कॉलोनी के स्थानीय निवासी यूं तो बहुत बार पार्षद और अधिकारियों को अपनी समस्या से रूबरू करवा चुके हैं। महावीर कॉलोनी के स्थानीय लोग यूं तो अपनी समस्या से कई बार पार्षद और अधिकारियों को रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। देखना ये होगा कि लोगों की तरफ से जो सड़क जाम किया गया है उसके बाद क्या जनप्रतिनिधि नींद से जाग पाएंगे। पानीपत पुलिस का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने एक नाबालिग पर केस दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो अब अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। पानीपत पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद पुलिस पर ही जांच की बात हो रही है। पुलिस के इस कारनामे ने पुलिस को सुर्खियों में ला दिया है। अब वजह जानकर आप भी हैरान जरूर होंगे, क्योंकि पानीपत पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित बच्चे की जुबानी। एक बार गिरने की कोशिश कर रहा था कि मेरी जमीन है, मेरे घर पे कब्जा किया है, मैं अपना हक लेने के लिए गया होता तो मुझे भी हवालात में किया गया। सर ये मुझे मेरे साथ परसों किया गया 2 दिन पहले। मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के जो बच्चे हैं और मेरी ताई ऐसे बोली कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से चला जा, नहीं तुझे जान से मार देंगे, वो कर देंगे। तो फिर मैं रोने लग गया वहाँ पे। तो मैं अपना हक लेने के लिए मैंने वहाँ अपने जो दीवार थी जो उन्होंने बंद की हुई थी उसको दीवार को तोड़ने की कोशिश की, बट लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे मारपीट करने लगे। तो मौके पे पुलिस आई, मुझे उठा के थाने में ले गई। नाबालिग बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप का साया उठ चुका है, तो वहीं बच्चों के मुताबिक उनके रिश्तेदार उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बच्चे ने अपनी जमीन से कब्जा छुड़ाने की कोशिश की तो पुलिस ने बच्चों को ही जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब नाबालिग को हुई जेल की खबर जिले में आग की तरह फैल गई। मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ साथ पुलिस के पास पहुंचा। घरेलू कोई बंटवारे का मामला है, लड़का अकेला है और अगर वो नाबालिग होगा तो वो गलत किया है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी जांच करेंगे, और नाबालिग है तो नहीं रखना चाहिए, अगर नाबालिग है तो कोई इशू नहीं। हाँ, उसकी शिकायत मैंने रेफर की थी चौकी में। जांच के नहीं कुछ कहा जा सकता, वो दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं चौकी इंचार्ज को, और अगर किसी की गलती होगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। भारतीय कानून के मुताबिक नाबालिगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और यदि नाबालिगों ने कहीं अपराध किया है और अगर नाबालिगों की ओर से कोई अपराध किया गया तो उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ पर्चा दाखिल भी किया और बच्चों को रात भर जेल में सलाखों के पीछे बंद भी रखा। नाबालिग की गिरफ्तारी का ये मामला बेहद गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस जांच के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे इंसानों के साथ साथ अब गुरुद्वारा साहब में भी चोरी करने से नहीं चूकते हैं। ताजा मामला जगाधरी का है, जहां पर एक चोर ने गुरुद्वारा साहब में चोरी की वारदात को अंजाम दिया
और ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भगवान के दर पर माथा टेकता ये युवक यहाँ दुआ मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि इसकी मंशा तो भगवान के घर पर डाका डालने की है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर तो दिन के उजाले की और दूसरी तस्वीर रात के अंधेरे की है। दूसरी तस्वीर में युवक गुरुद्वारा का दरवाजा तोड़ने के लिए काफी मशक्कत करता है और कुछ देर बाद ही दरवाजा टूट भी जाता है। गुरुद्वारे का दरवाजा टूटते ही युवक ने आओ देखा न ताओ और सीधा गुरुद्वारे के दान पात्र पर धावा बोल दिया और दान पात्र को उठाकर अपने साथ ले गया। हमें सरस्वती कॉलोनी में गुरुद्वारा साहब में चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने मौका किया है, मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और इसमें चोर की शिनाख्त कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके साथ में किसी लेने काम करेंगे। अब यमुनानगर में जोगादरी के सरस्वती कॉलोनी में बने गुरुद्वारा साहिब में चोरी की तस्वीरें बदमाशों के बुलंद हौसले को बता रही है। पहले तो बदमाश दान पात्र लेकर फरार हो गया और कुछ ही दूरी पर दान पात्र तोड़कर उसमें सारे पैसे निकाल दान पात्र रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस चोर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सोनीपत में मामूली विवाद ने एक पति को खूनी पति बना दिया। जी हां, सोनीपत में पति पत्नी के बीच एक छोटे से विवाद ने एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पति सलाखों के पीछे पहुंच गया। मामूली विवाद कब किसी की जान पर उतारू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सोनीपत से आई केस को ही देख लीजिए, जिस युवती के साथ इस युवक ने 7 जन्म जीने मरने की कस्में खाई, उसी पत्नी की मामूली विवाद के बाद जान ले ली। इसका नाम है हरीश उर्फ जिला भूप सिंह रेडाना। इसने चोरी की वारदात की है 3, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक हरदोई का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ सोनीपत में रहता था, लेकिन पत्नी की हत्या करने के बाद युवक सोनीपत से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को सिरसा से गिरफ्तार किया है। अभी तक 3 वारदात हैं, पूछताछ जारी है। चोरी करता था? हाँ, चोरी करता, नशे का आदमी है और उसके बाकी साथियों का पता लगा जा रहा है। एक छोटे से विवाद के बाद इस युवक को उसकी पत्नी का ही हत्यारा बना दिया और अब यह युवक सलाखों के पीछे है। वहीं पुलिस की कोशिश रहेगी कि अदालत में पेश कर ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लिया जा सके।